Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express and PIB for 16 September. Let's start with it. तो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करते हैं. सबसे पहले एक्सप्लेन्ड आया था द नेचर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना. चाइना से जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है उसके बारे में है. तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस का ही एक इन्वेस्टिगेशन है, चाइना इज़ वॉचिंग, और उसमें एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें ये पता चला था दैट अ शेंजन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी विथ लिंक्स टू द गवर्नमेंट इन बीजिंग एंड द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. एक टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, मतलब एक इनका इन्वेस्टिगेशन था चाइना इज़ वॉचिंग. ठीक है, उसमें ये पता चला कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी लिंक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से है, और वो कई सारे इंडिविजुअल्स और इंडिया की एंटिटीज़ के ऊपर टैब रख रहे हैं. ओके, तो क्या क्या चीज़ें पता चली हैं और चाइना का साइबर वॉरफेयर में क्या है अभी देख लेते हैं रोल. तो व्हेन डिड चाइनाज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ साइबर वॉरफेयर. इन्होंने कब इसमें स्टेप किया था? तो ये जस्ट गल्फ़ वॉर ऑफ 1991 के बाद की बात है, जब चाइना को ये रियलाइज़ हुआ था कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके दिन अब ख़त्म हो रहे हैं, और उनको ये समझ में आया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी वॉज फार अहेड, और अगर वो बस आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में आए तो ही दे कैन टेक अ लीपफ्रॉग अ कपल ऑफ जनरेशंस एंड गेट अहेड. तो आगे बढ़ने के लिए और कन्वेंशनल वॉरफेयर से निकलने के लिए आफ्टर द गल्फ वॉर ऑफ 1991 ये चीज़ डिसाइड हुई थी. और ये जो डिसीजन था वो इट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद चाइना टर्निंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, उसके बाद क्या हुआ, 2003 में जो सेंट्रल कमेटी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने, उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए थे 3 वॉरफेयर्स का. ओके, ये 3 वॉरफेयर्स का कंसेप्ट चाइना का है, याद रखना, 2003 में आया था. इसमें इन्होंने 3 तरीके के वॉरफेयर की बात की है, साइकोलॉजिकल, मीडिया एंड लीगल वॉरफेयर. तो आप सोच सकते हो कि मतलब तब से इन लोग कितनी ज़्यादा ये सब प्लानिंग कर रहे थे. और उसके बाद में ये डिसाइड हुआ था हाईएस्ट लेवल्स पे कि पीएलए जो होगी इट शुड बी एन आर्मी रेडी टू फाइट अ वॉर इन द इंफॉर्मेशन डोमेन बाय 2020. तो ये इन्होंने 2003 में डिसाइड कर लिया था कि 2020 तक इनको कहाँ पहुँचना है, और उसके बाद इन्होंने साइबर ऑपरेशंस के लिए अपने इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किए थे. अब पूरी वर्ल्ड को कब पता चला कि पीएलए जो है वो साइबर वॉरफेयर में है? तो फरवरी 2013 में, यानी लगभग 10 साल बाद, एक फर्म है, साइबर सिक्योरिटी फर्म, अमेरिकन फर्म है ये, मेंडिएंट. ओके, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी दैट ब्लू द लिड ऑफ चाइना साइबर एस्पाइनेज ऑपरेशंस. तो चाइना के जो एस्पाइनेज के ऑपरेशंस हैं उनसे इसने पर्दा हटाया था, और एक्चुअली में एक यूनिट के बारे में पता लगाया था. एक ये पीएलए जो आर्मी है उन्हीं का एक यूनिट है 61398, जिसको उन लोग APT1 बुलाते हैं. ठीक है, ये मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर है, और एक्चुअली में पीएलए के एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट यूनिट्स हैं, तो उनमें से ये एक है. और ये जो पीएलए यूनिट 61398 या फिर APT1 है, इनको अक्यूज़ किया गया था कि इन्होंने कई सारे कंप्यूटर हैकिंग अटैक्स किए हैं. ओके, और उसके थ्रू इन्होंने कई बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो स्टील किया है. ओके, अब चाइना का एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन होता है, वो क्या चीज़ होती है, उसका नेचर क्या है वो देख लेते हैं. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सिविल मिलिट्री फ्यूजन दैट चाइना एनकरेजेस. तो एक्चुअली में जो वहाँ के सिविलियन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको चाइना वेपनाइज कर देता है. इट वेपनाइजेज द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ सिविलियन प्रोडक्ट्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस. ठीक है, तो सिविलियन प्रोडक्ट्स को वो मिलिट्री पर्पस में यूज़ करने के लिए उनको वेपनाइज कर देता है. ओके, तो जो भी उस सिविलियन प्रोडक्ट का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होगा उसको उसका कंट्रोल ले लेते हैं ये. ओके, एंड चाइना का जो है काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, वो अपने ही लोगों को सर्वेलेंस में रखा है उन्होंने, एंड दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट्स एक्सपर्टाइज इन इंडिविजुअल सर्वेलेंस.
ओके। तो इसमें जो ये यहाँ पे बात हुई थी सिविलियन प्रोडक्ट्स की और उनके मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करने की, तो जो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए जाते थे उनके जो स्विच बटन होते थे वो भी सॉफ्ट होते थे। ओके, नॉर्मली स्विच ऑफ करने का बटन वगैरह जो होता है वो हार्ड होता है, बट ये सॉफ्ट होते थे इन द सेंस कि इवन इफ़ यू स्विच ऑफ द फ़ोन, जो भी आपका डेटा या फिर वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपके क्लाउड में जाती रहेगी। ओके, तो ये चाइना के मोबाइल इक्विपमेंट्स में ये चीज़ होती थी। ओके, तो उनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है अपने लोगों को ही सर्विलेंस में रखने का। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास आती थी, इंडिविजुअल सर्विलेंस से इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो इसको कॉम्प्रोमेट के लिए यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्रोमेट क्या है? कॉम्प्रोमेट एक रशियन टर्म है फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन कॉम्प्रोमाइज अ पर्सन एंड विच कैन देयरफॉर बी यूज टू ब्लैकमेल हिम और हर। ओके, ऐसी कोई जानकारी निकाल लेना जिससे किसी भी इंसान को ब्लैकमेल किया जा सके। काफ़ी यूज़फुल टर्म है, इसको याद रख सकते हो, रशियन टर्म है कॉम्प्रोमेट। ओके, फिर चाइना ने एक लॉ पास किया अंडर विच ऑल चाइनीज़ कंपनीज वर सपोज टू असिस्ट द कंट्रीज इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस। तो जो भी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह, उनके लिए ये ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड करते रहें। अब ये जो फ्यूजन है इनका सिविल को मिलिट्री से मिला, मतलब आपने देखा सिविल मिलिट्री और साथ में इनफैक्ट अकेडमिया को भी इसमें मिला दिया जाता है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि चाइना हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग अ फोर्स रेडी टू फाइट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने से ग्रेजुएट और ज़्यादा होकर वो एक ऐसे फोर्स बन चुके हैं दैट इज़ इक्विप्ड फॉर इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर, है ना। और उन्होंने अपने सारे जो वर्ल्ड में जो भी उनके अप्लायंसेस भेजे हैं या फिर बेचे हैं, तो उनको एक तरीके से वेपनाइज कर दिया गया है। ओके, दैट्स वाई वी आर वेरी कॉशियस। जब ये सब चीज़ें आती है, हुआवी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं बिकॉज वी नो अबाउट दिस नेचर ऑफ देयर सिविल मिलिट्री इन्फ्यूजन। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ये टर्म्स याद रखना सिविल मिलिट्री फ्यूजन के। Now, next editorial is explained section is why China and Nepal are measuring the height of Mount Everest again. माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स थे इसमें, वो देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट या जिसको सागर माथा भी कहते हैं, इट इज़ अर्थ्स हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, और ये हिमालयाज़ में लोकेटेड है बिटवीन चाइना एंड नेपाल। और जो बॉर्डर है वो इसी सबमिट पॉइंट से होते हुए जाती है। ओके, तो ये चाइना नेपाल की बॉर्डर पे है। ओके, इसका जो अभी ऑफिशियल एलिवेशन है वो 8848 मीटर है, और जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2, उससे करीब 200 मीटर ये हाई है। ओके, और K2 इज़ इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, वैसे वो इंडिया में है लेकिन इंडिया के POK पार्ट में है। नाउ अगर एवरेस्ट की हिस्ट्री देखें तो ये जो माउंटेन है गेट्स इट्स इंग्लिश नेम फ्रॉम सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये कॉलोनियल एरा के जोग्राफर थे जो कि मिड 19th सेंचुरी में इंडिया के सर्वेयर जनरल भी थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट, और उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। और एवरेस्ट को पहली बार किसने स्केल किया था ये आप सब ने बचपन में पढ़ा होगा, बट लेट्स रिवाइज इट। 1953 में फर्स्ट टाइम 2 लोग गए थे वहाँ पे, इंडियन नेपाली स्टेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी। ओके, अब इस हाइट को दोबारा क्यों मेजर किया जा रहा है? तो एक तो ये चीज़ मानी जाती है कि जो समिट की हाइट है वो शायद चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी जो 2015 में नेपाल अर्थ को एक आया था, उसकी वजह से शायद उसकी हाइट चेंज हुई होगी, ये एस्टिमेट लगाया जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि जो इसका मेजरमेंट है वो अभी इसके ऊपर भी डिपेंडेंट था कि कौन उसकी सर्वे किया था। तो अभी जो चाइना और नेपाल मिलके एफ़र्ट लगा रहे हैं वो उसकी वजह ये है कि जो पहले मेजरमेंट किए गए थे वो किए गए थे इंडियन अमेरिकन या यूरोपियन सर्वेयर्स द्वारा। ओके, और अभी जो जॉइंट एफर्ट है इट रिप्रेजेंट्स द नेशनल प्राइड फॉर नेपाल एंड चाइना, कि अब वो अपने खुद के फिगर निकालेंगे बिकॉज जो माउंट एवरेस्ट है वो एक्चुअली में उन 2 कंट्रीज़ के बीच में लोकेटेड है। ओके,
इसके अलावा एक ये डिबेट भी यहाँ पे चल रही थी कि जो हाइट है वो हाईएस्ट रॉक पॉइंट पे बेस्ड होनी चाहिए या फिर हाईएस्ट स्नो पॉइंट पे बेस्ड होनी चाहिए। तो नेपाल और चाइना ने इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री किया है। फिर 2019 में ऐसा कुछ हुआ था कि दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि इसको रीमेजर करेंगे और साथ में फिर इसकी फाइंडिंग्स को अनाउंस करेंगे। अब दोनों टीम जो है वो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस ले रही हैं। चाइना जो है वो येलो सी से नाप रही है और नेपाल जो है उसको बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के पास से जो पॉइंट पड़ता है उसका यूज़ कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए। एवरेस्ट का पहला सर्वे कब हुआ था? जो स्टार्ट किया गया था वो 1847 में हुआ था और कल्मिनेट हुआ था विद द फाइंडिंग ऑफ अ टीम लेड बाय एंड्रयू वॉग। ठीक है, याद रखना एंड्रयू वॉग थे रॉयल सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो उनकी टीम ने ही इसको फिर कंक्लूड किया था। और माउंट एवरेस्ट नाम देने से पहले इसको पीक 15 बुलाते थे। ओके, एंड इट वाज द हाईएस्ट माउंटेन। और उससे पहले माना जाता था, इस सर्वे के पहले माना जाता था कि माउंटेन कंचनजंगा वाज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, और अब नेपाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके पास में उस सर्वे का तो कोई ऑथेंटिक वर्जन नहीं है क्योंकि वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस ने किया था ब्रिटिश राज के टाइम पे। एक और चीज़ इसमें याद रखना है, ये जो सर्वे था ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे बेस्ड था, इसलिए इसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे बताना है कि एक अभी स्पेशल फोर्स की बात की गई है UPSSF। ओके, सो व्हाट इज़ दिस फोर्स एंड व्हाई इज़ इट कॉन्स्टिट्यूटेड? ओके, इसको यूपी में किया गया है लेकिन ये क्या है और इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आपको मुझे बताना है। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू PIB। ओके, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो नेशनल फिशरीज़ पॉलिसी 2020 के ऊपर है। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड नेशनल फिशरीज़ पॉलिसी आएगी 2020 की, और इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, लाइक नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज़ 2017 की है, और ड्राफ्ट नेशनल इनलैंड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर पॉलिसी NIFAP और नेशनल मैरीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, और इसके अलावा फ़िशरी से ही रिलेटेड एक नई डेडिकेटेड स्कीम भी है फ़िशरी सेक्टर में जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 रिलीफ पैकेज के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका मेन मत्स्य संपदा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ट्रेडिशनल फिशर्स को, फिश वर्कर्स को भी इंक्लूड करते हुए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कीम के अंडर उसके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना फॉर सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिव ट्रेडिशनल फिशर्स फैमिली। ठीक है, जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना ऐसी फैमिलीज़ को ड्यूरिंग फिशिंग बैन या लीन पीरियड। ठीक है, ताकि फिशरीज रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। नाउ प्राइम मिनिस्टर टू डेडिकेट हिस्टोरिक कोसी रेल महासेतु टू द नेशन। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट है बिहार की हिस्ट्री में। कोसी रेल महासेतु याद रखना कहाँ पर है, बिहार में है, और द एंटायर रीजन कनेक्टिंग टू द नॉर्थ ईस्ट। इससे पहले क्या था, क्यों वाटरशेड मोमेंट है? 1887 में एक मीटर गेज लिंक को बनाया गया था बिटवीन निर्मली एंड भपतियाही यानी सरायगढ़, और उसके बाद में 1934 में काफ़ी हैवी फ्लड आया था और बहुत सिवियर इंडो नेपाल अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये जो रेल लिंक थी वो वॉश अवे हो गई थी। और कोसी रिवर का याद रखना मिएंडरिंग नेचर है। ठीक है, और उसकी वजह से नो अटेम्प्ट वाज मेड टू रीस्टोर द रेल लिंक फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके, अब जो ये कोसी मेगा ब्रिज है इसको अनाउंस किया था 2003-04 में, सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ने। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, वो ये कि ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पड़ती है ब्रिज। ओके, नाउ पार्लियामेंट passes the Institute of Training and Research in Ayurveda बिल
2020 टुडे। तो ये किन्होंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। इत्र कहाँ पे किया गया है? जामनगर गुजरात में किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली कई सारे आयुर्वेद के पहले से प्री एग्जिस्टिंग कुछ इंस्टीट्यूट्स थे और उन्हीं को कंबाइन करके ये इत्र को बनाया गया और उसके साथ में इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी इसका स्टेटस दिया गया है। ओके, इससे क्या होगा? सो दिस विल प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द इंस्टीट्यूट। वो अपने पैटर्न्स बना सकते हैं टीचिंग के, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में आयुर्वेद और फार्मेसी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है इतरा का? याद रखना कि ये पहला इंस्टीट्यूशन है जिसको INI स्टेटस दिया गया है इन द आयुष सेक्टर, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसमें INI स्टेटस पाने वाला ये पहला इंस्टीट्यूट है, इतरा, बेस्ड इन जामनगर इन गुजरात। ओके, नाउ स्कीम फॉर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ARHCs। तो ये एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर, और इसको लॉन्च किया अभी लॉन्च किया गया था 31 जुलाई को। और इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अकोमोडेशन एट अफोर्डेबल रेंट टू द अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर। ठीक है, तो आप मेरे को कॉमन सेंस से ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। तो प्लीज़ टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।